विनोद अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपने उस शहर के स्टेशन पे उतरते हैं। अब बारिश का मौसम चल रहा था, छाते वगैरह ये पहले से ही साथ में लेकर चले थे। पता है कि भाई इन दिनों में बारिश काफ़ी होती है। जैसे-जैसे ये स्टेशन के बाहर जाते जा रहे थे, विनोद की पत्नी की नज़र एक दुकान पे पड़ती है। बेसिकली ये एक ढाबा टाइप था और वहाँ पर नॉन-वेज तैयार हो रहा था। तो विनोद की पत्नी कहती है कि भई अब घर जाके खाना वगैरह नहीं बनाना, आज मौसम भी अच्छा है, ऐसा करते हैं नॉन-वेज साथ में ले जाते हैं, चिकन साथ में ले जाते हैं और जो भी चपातियाँ वगैरह बना लो और उसके बाद फिर पका-पकाया हम खाएँगे, आज बनाने का मूड नहीं है। अब विनोद कहता है चलो ठीक है, वो खाना वगैरह पैक कराता है और उसके बाद ये चल देते हैं अपने घर की ओर। अभी इनको ऑटो वगैरह कोई मिल नहीं रहा था और जो ये स्टेशन था वो बिल्कुल मेन रोड पर नहीं था, रोड के अंदर जाके था और ये ढाबा बिल्कुल स्टेशन के पास था। तो इसलिए ये सोचते हैं कि मेन रोड पे आ जाते हैं और उसके बाद फिर ऑटो वगैरह जो भी कुछ मिलेगा ये चल देंगे। लेकिन विनोद को कुछ ऐसा महसूस होता है कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों के साथ साथ पीछे पीछे कोई चल रहा है। पहले तो वो इग्नोर करते हैं कि भाई भीड़ होगी, कोई होगा, लेकिन वो खास एहसास कई वर्षों बाद विनोद को हो रहा था। विनोद इसको इग्नोर करना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो पीछे मुड़ के देखता है और उसको एक शक्ल नजर आती है। जैसे ही वो उस शक्ल को देखता है, वो सन का सन रह जाता है और वो वहीं पे जो भी खाना था उसको साइड पर फेंकता है और कहता है ये ले और हमें छोड़ दे। और उसके बाद जल्दी से अपनी पत्नी और अपने बच्चों का हाथ पकड़ता है और कहता है जल्दी से चलो। अब पत्नी तो समझ नहीं रही थी कि ये हो क्या रहा है, इतनी महंगा खाना इतना ऐसे कैसे गिर दिया और ये इतना डर क्यों गए हैं, किसको देख रहे हैं। ये पीछे पत्नी मुड़ रही थी और मुड़ के देख रही थी और कह रही किस क्या हो गया, कौन दिख गया। और ये कहते पीछे मुड़ के मत देखो और बस आगे चलते जाओ। जल्दी से ये बैठ जाते हैं ऑटो पे। पत्नी पूछे जा रही थी लेकिन उसको गुस्से से चुप कराते हैं कि अभी नहीं, बाद में। अब ये घर पहुंचते हैं। ये तो पूरी तरह भीग चुके थे, पत्नी ऊपर से गुस्से में, बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो गए, रो रहे थे। अब कुछ समय बाद इनकी सांस में सांस आती है, जान में जान आती है। फिर अब पत्नी गुस्से से पूछती है कि हुआ क्या, इतना महंगा खाना था, मैंने पहले कहा था मैं घर आके नहीं बनाऊंगी। और ये बड़े गुस्से से अपनी पत्नी की तरफ देख के गुस्से से बोलते हैं कि तुम्हें खाने की पड़ी है, शुक्र करो हमारी जान बच गई। अब जैसे ये बात बोलते हैं तो इनकी पत्नी खामोश हो जाती है कि शायद जो भी अभी वक्त है वो काफ़ी गंभीर है। अब इनकी पत्नी की आंखों में सवालिया निशान थे और अब ये कहते हैं मुकेश का पता है ना, मैंने मुकेश के बारे में बताया है ना। तो इनकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा डरी महसूस कर रही थी मुकेश का नाम सुनते ही और हाँ में सर हिलाती है और ये कहते हैं ये वही है। अब जैसे ही ये इतनी बात कहते हैं तो इनकी पत्नी अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और बस कस के गले लग जाती है कि शुक्र है हमारी जान बच गई। लेकिन आखिर ये मामला है क्या, आखिर ये मुकेश है कौन या था कौन, और विनोद किसको देखकर इतना डर चुके थे कि खाना वहीं पर फेंक देते हैं और कहते हैं जा ले ले हमें छोड़ दे। क्या कुछ ऐसा खौफनाक हुआ था, क्या कुछ ऐसा दर्दनाक हुआ था। शुरू करते हैं आज का किस्सा। लेकिन आज का एपिसोड बड़ा ही स्पेशल एपिसोड है। इससे पहले किस्सा शुरू करूं तो थोड़ा सा मैं वक्त लूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एपिसोड नंबर तो 229 है ना, ये 250वां है ना 300 है, तो फिर क्या है इस एपिसोड में खास। इस एपिसोड की खास बात है कि जो ये आपको मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स थे 3 डिजिट में नज़र आते थे, आज 4 डिजिट में हो चुके हैं। यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर्स आज इस चैनल के पूरे हो चुके हैं और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है मेरे जैसे इंसान के लिए। भाई 10,000 कहने की बात होती है और आप सबका प्यार है और आप सब के प्यार से, आप सबकी सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ता जा रहा है काफ़ी ठीक रफ्तार से। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये 4 डिजिट से 5 डिजिट भी होंगे और जल्दी ही पीछे एक सिल्वर जो ब्रिक है वो लगेगी, सिल्वर फ्रेम लगेगा 1 लाख सब्सक्राइबर का। हालांकि वो सफ़र काफ़ी लंबा होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आपका साथ मिलता रहा तो जल्दी ही उस पर पहुंचेंगे। लेकिन आज का जो दिन है मेरे लिए काफ़ी ख़ास है। जैसे मैंने कहा कि 10,000 सब्सक्राइबर कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है और आपकी सबकी सपोर्ट से पूरा हो। तो एक बार
आप सबका शुक्रिया। जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सही शब्दों में उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आपके अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और ये चैनल आगे बढ़ता जाएगा। खैर, अब ज़्यादा वक्त मैं इस पर नहीं दूंगा, लेकिन और हाँ, एक दरख्वास्त हो रहा है कि जो रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, हो सकता है भूल जाते हों, ध्यान ना देते हों, और जो न्यू व्यूअर्स भी हैं, अगर आपको किस्से कहानियाँ पसंद आते हैं, रोज़ के रोज़ यहाँ पर अपलोड होते हैं किस्से कहानियाँ, साथ के साथ पॉडकास्ट भी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आपकी कंट्रीब्यूशन होगी इसको और आगे लेके जाएगी। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में अब तक के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड होंगे। टारगेट रखते हैं इस वीडियो में कम से कम 400 सब्सक्राइबर का। मैं कम से कम कर रहा हूँ, तो अगर 400 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो देखते हैं कुछ ना कुछ गिव अवे वाला सिस्टम करेंगे। हालांकि मैं इस चीज़ों के फेवर में नहीं हूँ क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ 2-10 हज़ार का करना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी एक लाइव सेशन भी करते हैं। तो लाइव सेशन के हक में कौन कौन है वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर देना, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब वाला काम जरूर कर देना। अब हम बढ़ते हैं किस्से के अगले पड़ाव की ओर कि कौन है या था मुकेश और विनोद का इतना डर क्यों था। क्यों ही ना ही सिर्फ विनोद का डर, बल्कि विनोद की पत्नी जैसे ही मुकेश का नाम सुनती है तो उसका रंग सफ़ेद क्यों पड़ जाता है। अब विनोद, ये जो बात है, ये किस्सा है कई साल पहले का किस्सा है। विनोद तब शादीशुदा नहीं था। अभी विनोद की उम्र कुछ 21-22 वर्ष के आसपास थी और घर से कुछ ज़्यादा उनके हालात माली तौर पर अच्छे नहीं थे। इसलिए विनोद शहर की एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। अब उसको कुछ 2-3 साल काम करते हो चुके थे और काफ़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी। दवाइयों का नाम बड़ी जल्दी उसको याद हो जाता था और बड़े अच्छे तरीके से काम करता था। दूसरी ओर जो दुकान का मालिक है उसका भी अच्छे तरीके से बिजनेस बढ़ रहा था। जो ये दुकान थी, ये दुकान शहर के एक हिस्से में थी और अब जो दुकान का मालिक है वो सोचता है कि क्यों ना मैं शहर के दूसरे हिस्से में भी दुकान खोल लूँ और वहाँ पर इनका जो भाई है, यानी दुकान के मालिक का भाई है, वो बैठा करेगा। और ये जो दुकान थी ये स्टेशन से कुछ ही दूरी पर थी और ये सोचते हैं कि इस दुकान को हम 24 आवर की सर्विस में रखेंगे। तो अब ये जो विनोद हैं, इनको कार्यभार दिया गया कि भाई जब दुकान खुल गई है और सुबह के टाइम पे कई बार तुम्हारी शिफ्ट हुआ करेगी, कई बार तुम्हारी रात के टाइम पे हुआ करेगी। तो जैसे कि आप दवाइयों की दुकान में देखते हैं कि वो एक लगा देते हैं, फ्रेम सा लगा देते हैं शीशे का, पूरी तरीके से ओपन नहीं होती और जिसने भी दवाई लेनी है बाहर से एमरजेंसी दवाई लेके चला जाए। अब विनोद की ड्यूटी लगी थी, साथ के साथ लगी थी मुकेश की ड्यूटी। मुकेश और विनोद बड़ी देर से इस दुकान में काम कर रहे थे। वहाँ पर लड़के ज़्यादा थे, नए लड़के भी भर्ती हो रहे थे, तो मुकेश और विनोद को नई दुकान की कार्यभार दिया गया और ये अपना काम बड़ी बखूबी से करते थे। ज़्यादातर इनकी जो ड्यूटी होती थी वो दिन की ड्यूटी होती थी, क्योंकि भीड़ तो दिन में होती थी, रात में तो एक फॉर्मेलिटी होती थी, इक्का दुक्का जो है वो क्लाइंट आते थे, लेकिन फिर भी कई बार इनकी रात की ड्यूटी लग जाती थी। तो ये अपनी ड्यूटी काफ़ी बखूबी निभाते थे, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेस पर ही तो मालिक का इन पर एतबार बना हुआ था। लेकिन फिर एक रात आती है, वो तूफ़ानी रात, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी और ठीक आज की तरह ही बारिश पड़ रही थी जिस दिन विनोद अपने परिवार के साथ उस स्टेशन से वापस घर आ रहा था। विनोद तो आ जाता है अपने समय पर दुकान में। तो मालिक देखता है भी मौसम काफ़ी ख़राब है और वो कहता है कि मुझे भाई मुकेश का फ़ोन आया, और मुकेश कह रहा है कि वो कहीं किसी काम से बाहर गया था, तो वो आज हो सकता है ना ही आए, क्योंकि वो आ रहा है, मतलब ट्रेन से आ रहा है और जो माहौल वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे लगता नहीं है ट्रेन भी टाइम पर आएगी। तो ऐसा करना, तुम ध्यान रख लेना, और आज को मुझे लगता भी नहीं कोई इतने आएंगे, कस्टमर आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अब ये कह के वो मालिक अपनी गाड़ी पर चला गया। अब ये दुकान में अकेले थे और बस कस्टमर्स का क्या वेट करना था। अपनी जो परोठियाँ वगैरह 2-3 लेकर आए थे, सोच रहे थे कि कुछ देर तक मैं वेट करता हूँ, जैसे थोड़ी सी रात होगी और गहरी रात होगी, पता होगा कि भाई अब मुश्किल ही है, तो मैं ऐसा करूँगा, बस नीचे का जो स्टोर है वहाँ ऊपर इनका एक और था जहाँ पर कुछ स्टॉक वगैरह रखा हुआ था। इसके अलावा वॉशरूम था, छोटी सी पेंट्री थी, टेबल वगैरह रखा था खाना वगैरह खाने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। अभी ये सोच ही रहे थे कि चलो मैं थोड़ी देर तक ऊपर जाता हूँ, तो अचानक से इनको नज़र आता है कि मुकेश इनकी तरफ चलता रहा है, मतलब
दूर से तो लग रहा था कि कोई आदमी है जिसने छाता लिया हुआ, लेकिन बहुत तूफानी रात थी, उसकी वजह से छाता भी बड़ी मुश्किल से होल्ड कर रहा था। लेकिन मुकेश के चलने का तरीका थोड़ा सा लंगड़ा के था, वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था, तो उसको आसानी से पता लग गया कि ये मुकेश है। अब मुकेश आता है, वो भीग चुका था तकरीबन, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ थी। तो वो कहता भाई कहाँ से आ गया तो तेरा तो पता लगा तू आज आएगा नहीं। कहता नहीं नहीं, आना तो था, मैंने मालिक को वैसे मैंने कह दिया था कि भाई दरअसल आज ट्रेन शायद लेट हो जाएगी, और उसके अलावा बारिश बुरिश बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचा कि भाई अगर हुई तो फिर लेट हो गया तो फिर क्या आने का होगा, मैं सीधा घर चले जाऊँगा। लेकिन आधा पौना घंटा ट्रेन लेट थी, तो मैं फिर सोचता हूँ कि यार दुकान पे आते हैं, क्या करना है, तू ही तो होगा, बैठ कर बातें करेंगे, मौसम देख कितना अच्छा है, घर जाके भी क्या करना है। तो दोनों हंसने लग पड़ते हैं। और ये कहता है भाई तू जल्दी से, मुकेश को कहता है कि विनोद तू जल्दी से कपड़े चेंज कर ले, बुखार वगैरह ना तुझे हो जाए। इससे पहले कि मुकेश सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा पाता, तो विनोद कहता है अरे किसको साथ ले आया। अब मुकेश कहता है किसकी बात कर रहा है। तो वो कहता है वो देख, वो अब जो जहाँ पर इनकी दुकान थी, सड़क थी, सड़क के आगे एक पोल था जिसकी लाइट काफ़ी फ्लिकर कर रही थी, और एक नीचे लड़का बैठा हुआ था जिसकी उम्र होगी कुछ 12-13 वर्ष। वो इनकी दुकान की तरफ बैठा देख रहा था और भीग रहा था। तो मुकेश कहता भाई मैं तो नहीं लेकर आया। कहता नहीं यार, जब तू आ रहा था ना तो ये तेरे पीछे पीछे आ रहा था, और उसके बाद फिर मैंने देखा वो वहाँ पर बैठ गया नीचे। इतनी तूफानी रात में, इतनी बारिश में, ये बच्चा मुझे तो अनाथ लग रहा है, मुझे लगा कि शायद तू लेकर आया होगा खाने खूने के लिए। ये कहता खाने के लिए तो मैं लेकर आया हूँ। वो एक दिखाता है, लिफाफा दिखाता है, कहता है इसमें भाई चिकन लेकर आया हूँ, वो वाली जो दुकान है ना ढाबे से, A1 चिकन है, खाना खाएंगे। कहता यार ये अच्छा किया, वैसे भी मेरा सब्जी वगैरह खाने का दिल नहीं कर रहा था, चिकन खाएंगे आज, रोटियां मेरे पास पड़ी है। कहता रोटियां भी लेकर आया हूँ, चिंता मत कर। तो कहता फिर ये लड़का कौन है। तो मुकेश कहता भाई मैंने कहा तो है, मुझे नहीं पता, वैसे ही मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा। कहता ठीक है। अब मुकेश जाता है, मुकेश जाके अपना चेंज वगैरह करता है, फिर नीचे आता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो लड़का वैसे ही बैठा हुआ था। अब इनको महसूस होता है कि थोड़ा सा, मुकेश को भी दरिया दिल कि भाई ये इतना बच्चा है, इतने तूफानी रात में बारिश पड़ रही है, ये बीमार ना हो जाए, इसको अंदर ले आए। विनोद कहता है नहीं भाई, तुझे पता है आजकल गैंग वगैरह का बड़ा चक्कर है, बच्चों की गैंग होती है, ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं, ये खुद ब खुद चला जाएगा यार। तो मुकेश कहता है कि वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन अगर यार सच में ज़रूरतमंद हुआ तो। हालांकि विनोद का दिल भी तो ये कर रहा था कि वो इस लड़के को अंदर ले आए, सच में ये भीग रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वो उस लड़के के हाव भाव देखकर थोड़ा सा सहमा हुआ था। वो लड़का टकटकी लगा के सिर्फ दुकान की तरफ देखे जा रहा था। जितनी देर तक विनोद ने उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की, उसकी एक बार भी आंख नहीं झपकी, जैसे मानो कोई सामने लड़का नहीं बल्कि कोई बुत बैठा हुआ। इसलिए वो इस बात के पक्ष में था नहीं कि वो इस लड़के को दुकान के अंदर लेकर आए और किसी तरीके की कोई समस्या हो जाए। वहीं दूसरी ओर मुकेश, वो चाह रहा था कि भाई भला हो जाए। चाहता तो मुकेश भी था, लेकिन डर रहा था। खैर अब ये कहते हैं यार कोई बात नहीं, हम देखते हैं, अब ये कोई अपना काम करने लग पड़े। और विनोद कह रहा था कि भाई मैं तो स्टॉक वगैरह सारा मैच कर रहा था, ऐसा करते हैं स्टॉक मैच करें। तो मुकेश कहता चल ठीक है, स्टॉक मैच करते हैं, फिर 10 मिनट करते हैं, 10 मिनट बाद खाते हैं क्योंकि ठंडा ना हो जाए। कहता ठीक है। अब ये स्टॉक मैच कर रहे थे, फिर मुकेश की नज़र बाहर जाती है। बाहर देखता है कि मुकेश कोई है नहीं। तो अब विनोद कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना वैसे ही लड़का होगा भाई, इधर उधर हो गया होगा, तू वैसे ही कह रहा था उसको यहाँ पर ले आओ, वैसा वैसा। खैर मुकेश की भी थोड़ी सी होती है कि ठीक है, कम से कम आँखों के सामने तो नहीं है ना। अब ये अगले 5-7 मिनट अपनी स्टॉक वगैरह का करते हैं और ऊपर चले जाते हैं खाना वगैरह खाने। अब जैसे ही ये खाना वगैरह सजाते हैं, प्लेट में सजाते हैं, तो इनको नीचे किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। इनको लगता है कि क्लाइंट कोई आए होंगे। मुकेश को कहता है विनोद तू बैठ, कोई बात नहीं, मैं होता हूँ। अब जैसे ही ये नीचे उतरने लगता है, तो नीचे से उसको नज़र आ जाती है, दुकान का फ्रंट नज़र आ जाता है। और विनोद कहता है यार ये फिर आ गया, और इसके साथ कौन है। तो मुकेश कहता है किसकी बात कर रहा है। तो वो कहता है यार वही लड़का। अब मुकेश जल्दी से उठ के आता है, उसके साथ नीचे आता है, ये देखता है कि 2 लड़के खड़े हुए हैं। एक लड़का वही जो कुछ 12-13 वर्ष का लग रहा है, और एक थोड़ा सा लंबा था उससे। अजीब बात ये थी कि उनकी आंखों के आसपास काफ़ी डार्क सर्कल थे, और साथ के साथ उनका जो हाव भाव था बड़ा फिर वही बुत जैसा ही, मतलब बिल्कुल
बिल्कुल वो स्टिल खड़े हुए थे, ना कोई ज़्यादा हरकत कर रहे थे। अब मुकेश उनको कहता है कि बच्चों क्या चाहिए तुम्हें? कोई दवाई वगैरह की ज़रूरत है? तो दोनों बिल्कुल एक ही समय पर ना में सर हिलाते हैं। तो फिर वो कहता है कि यहाँ पर क्यों खड़े हो? ठंड नहीं लग रही? तो अब जैसे उनकी वेशभूषा थी, सिर्फ बनियान डाली थी, एक ट्राउज़र सा डाला हुआ था, जो भी भीगा हुआ था। अब जब ये बोलता है तो फिर उनका ना में जो रिस्पॉन्स होता है, मुकेश को और विनोद को ये काफ़ी हाव भाव अजीब लगते हैं। तो जो बीच में विंडो होती है ना, गोल सी विंडो होती है, तो विनोद तो मुकेश उसको कहता है कि बेटा 1 मिनट अपना हाथ आगे करना। जो वो अपना हाथ आगे करता है, वो अच्छे से उसका हाथ चेक करता है, उसकी आंखों को अच्छे से चेक करता है, दूसरे लड़के को भी अच्छे से उसके नाखून चेक करता है, उसके हाथों को अच्छे से चेक करता है। अब वो फिर पीछे कर लेते हैं। तो ये जो विनोद है ये कहते हैं कि क्या चेक कर रहे हो? तो मुकेश कहता है भाई मैं देख रहा था कहीं ये कोई नशा नुशा करने वाले तो नहीं है। तो कहता है ऐसे कैसे पता लगता है? कहता है जो नशा करते हैं ना, उनके जो ये पोटे होते हैं यहाँ पर ना काले खूनी यानी काले होने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये नशा वगैरह तो कोई नहीं करते हैं, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। वो कहता है क्या हुआ? कहता है यार इनके हाथ बड़े ठंडे हैं, बड़े सर्द है हाथ। तो विनोद कहता है कि भाई इतनी वो बारिश में खड़े हैं तो ठंडे ही होंगे। कहता नहीं, वो अलग होता है। जो एक बॉडी वार्मथ होती है ना, वो हमेशा रहती रहती है, चाहे पानी हो कुछ हो। ये ऐसे हैं जैसे कितनी देर से जैसे मुर्दा होता है। अब विनोद उनकी तरफ देख के हंसने लग पड़ता है, अरे यार क्या बात कर रहा है, तेरे सामने तो है मुर्दा थोड़ा है, चलते फिरते लोग हैं, बच्चे हैं। कहता है यार हाँ वो तो है, लेकिन जो मुझे अजीब लगा है वो मैंने तुझे कह दिया। तो मुकेश अब कहता है कि क्या करें यार बता। तो विनोद कहता है यार क्या करना है? तो मुकेश उसको कहता है रुक, अरे बच्चों भूख लगी है, खाना खाना है। अब वो दोनों बिल्कुल एक ही समय पर हाँ में सर हिलाते हैं। अब जब ये ऐसा करते हैं तो सच में विनोद को भी तरस आ जाता है। वो कहता है ऐसा करते हैं यार, इनको खाने देते हैं, सामने ढाबा है, थोड़ी देर बाद हमें भूख लगेगी हम फिर ले आएंगे, 24 घंटे खुला ही रहता है स्टेशन की वजह से। तो ये बेचारों को खिला के हम भेजते हैं। थोड़ा कपड़े वगैरह भी, तौलिया वगैरह अपना दे दे, अच्छे से ये चेंज कर लेंगे, कपड़े सूख जाएंगे, और जब बारिश बिल्कुल रुक जाएगी, आगे से कम है लेकिन जब रुक जाएगी फिर इनको भेज देंगे। ठीक है, अब ये इनको होता है कि चल ठीक है तरस आ गया, ये उन बच्चों को अंदर ले आते हैं। उसके बाद ये ऊपर चले जाते हैं। अब ये चारों बैठे हुए थे उस कमरे में। तो अभी ये खाना फिर से शुरू करते हैं। तो फिर से कोई नीचे से नोक होती है और मुकेश उठने लगता है। उन्होंने कहता कोई बात नहीं भाई, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कोई क्लाइंट आया होगा। नीचे जाते हैं, नीचे देखते हैं कोई क्लाइंट था, कोई दवाई वगैरह लेनी थी, दवाई वगैरह उसको देते हैं, पेमेंट लेते हैं। और जैसे ही वो क्लाइंट जाता है ये मुड़ते हैं, एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आती है ऊपर से। ये जल्दी से ऊपर की तरफ देखते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं दरवाज़ा बंद है। अब ये दरवाज़ा खटखटाए जा रहे थे और मुकेश की जो चीखें थी अब धीरे 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 मत्थम पड़ती जा रही थी। ये बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अब ये पूरा जान लगाकर उस दरवाजे को धक्का देते हैं, जिससे दरवाजे की कुंडी टूट जाती है। और सामने क्या देखते हैं कि सामने वो लड़के थे ही नहीं, था तो सिर्फ मुकेश, और उसकी उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी, उसके गले के बिल्कुल यहाँ से खून बह रहा था, छाती पे उसके कट लगा हुआ था। अब ये जल्दी से देख के हैरान हो चुका था कि ये हुआ क्या, और दो किया तो उन 2 लड़कों ने होगा, लेकिन वो कहाँ पे गए। लेकिन ये समय ज़्यादा सोचने का नहीं था। ये जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल लगाते हैं और साथ के साथ ही अपने मालिक को फ़ोन भी लगाते हैं कि ये सब कुछ हो गया। अब बदकिस्मती से जो सिक्योरिटी कैम्प्स थे वो नीचे लगे हुए थे। ऊपर वाला सिक्योरिटी कैंप भी था, लेकिन वो कई दिनों से ख़राब था, जिसकी शिकायत की गई थी और उसके बाद कोई उसका हल हुआ नहीं था। आनन फानन में जल्दी से मुकेश को लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, खून उसका काफ़ी बह चुका था। और अब जितना विनोद को पता था वो सारी की सारी बात बताता है अपने मालिक को कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उसका मालिक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हालांकि उसको विनोद पर पूरा यकीन था कि ये किसी तरीके का झूठ नहीं बोल सकते, किसी तरीके का कुछ ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन जो ये बता रहे थे वो भी मानने में नहीं था कि 2 लड़के हैं, वो आए हैं, ऊपर गए हैं, उसके बाद वो गायब हो गए हैं। ऊपर कोई भी ऐसी खुली खिड़की थी ही नहीं, तो फिर कैसे हो सकता है।
लेकिन अब इंतज़ार था सिर्फ़ और सिर्फ़ मुकेश के अपने सेंसेस में आने का। लेकिन क्योंकि मुकेश होश में तो आ चुका था, लेकिन वो इतना डरा हुआ था, कुछ कहने की हालत में नहीं था, वो पुलिस को अपनी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं था। अब कुछ दिन बीतते हैं और उसके बाद फिर मुकेश थोड़ा-सा बोलने की हालत में आता है। पुलिस को जब स्टेटमेंट दे देता है, पुलिस चली जाती है। अब मुकेश का जो यानी कि दुकान का मालिक और विनोद, ये दोनों बैठे थे। अब मुकेश उनको बताता है। जहाँ तक तो सारी बात विनोद को पता थी, नीचे आने तक की, क्लाइंट को मेडिसिन देने तक की, वो बात तो दोनों की मैच कर रही थी। और उसके बाद उसके साथ हुआ क्या, ये अब मुकेश बताता है। मुकेश कहता है कि मैं उसको कहता हूँ कि भाई खाना खाना शुरू करो, तो वो सिर्फ मेरी तरफ देखे जा रहे थे। और मैंने उनको कहा कि खाओ भाई, तुम्हारे सामने चिकन पड़ा। नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, मांस खाते हो? तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा शर्मा जाते हैं बच्चे, जैसे घबरा जाते हैं। जो छोटा बच्चा था, मैंने पीस मतलब उतारा, बोटी उतारी और उसको आगे उसके किया। अब जैसे ही मैंने उसके आगे हाथ किया, अपनी ऐसे करके बोट बना के हाथ किया, उसका मुंह खुलता है। और उसका मुंह सामान्य से कहीं ज़्यादा खुलता है, बहुत बड़ा मुंह खुलता है। और वो मेरी जैसे इसकी बोटी होती है, उसको भी अंदर ले जाता है मेरी उंगली की, और एक ही बार में काट देता है। मेरी चीख निकल जाती है इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता। दूसरा जो लड़का है, मुझे बिल्कुल ऊपर गर्दन से उठाकर ऊपर कर लेता है। और दूसरा लड़का ऐसे मांस खाता है, जैसे चिकन खाता है, जैसे कोई भेड़िया हो, कोई जानवर हो। और जो लड़का था जिसने मुझे एक हाथ से पकड़ा था, दूसरे हाथ से वो मेरा ऐसे यहाँ पर छाती को चीरने लग पड़ता है, जैसे मेरा दिल खाना चाहता हो। और कुछ ही देर में, देखते ही देखते, जैसे ही तुम्हारा दरवाज़ा टूटता है, वो पीछे देखता है और अचानक से गायब। जब ये बात मालिक सुनता है, अब दो लोग एक ही जैसी बात कर रहे थे, मालिक इस चीज़ को झुठला नहीं सकता था किसी भी हालत में। तो फिर आखिर में हुआ था क्या यही जो ये दोनों बात कर रहे थे? अब मालिक इस चीज़ का शुक्र मनाते हैं कि भाई शुक्र है, जान बच गई भाई। उंगलियां तो बस ख़त्म ही हो गई थी ना, वो तो जो खा गया था वो तो अब गई। अब मालिक ये हिदायत देते हैं कि भाई अब रात के समय में दुकान नहीं खुलेगी और दिन के समय में तुम अपना काम करो। मुकेश तो बेचारा लगभग लगभग अपाहिज हो चुका था, इसलिए उसने कहा कि भाई तुम अभी कुछ महीने मत आ, सैलरी आपकी मिलती रहेगी, और जब तुम ठीक हो गए फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन शायद वो वक्त कभी आने नहीं वाला था। एक दिन मुकेश की माँ का फ़ोन आता है रोते रोते, बेटा मुकेश हॉस्पिटल में उसको लेकर गए हैं, पता नहीं क्या हुआ, वो सुबह उठा ही नहीं। अब जब हॉस्पिटल में गए, जब हम गए तो पता लगा कि मुकेश की तो मौत हो गई है। और सबसे अजीब बात, उसका दिल अंदर से चीरा हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरद-बुरद किया हो। ना ही ऊपर कोई किसी तरीके के चीरे का निशान, यानी फट चुका था अंदर से। कैसे हुआ किसी को कुछ नहीं पता। वो जो शैतान थे, वो जो नन्हे शैतान थे, वो आखिर मुकेश के दिल का शिकार कर ही गए। और उसके बाद तो मैंने उस दुकान से तौबा कर ली कि भाई मैं इस दुकान में काम नहीं करूँगा, और करूँगा अभी तो दिन में करूँगा दूसरी दुकान पे। फिर इन्होंने कुछ साल वहाँ पे काम किया। इनका जैसे मैंने कहा कि हालात तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन पढ़ने लिखने का इनका काफ़ी था, तो फिर अपनी इन्होंने दुकान डाल ली, जो सर्टिफिकेट वगैरह गेन करके होता है, और अच्छी दुकान चल रही थी। उसके बाद मुकेश की तो याद आती थी ना, अपने दोस्त के जाने का दुख था, गम था, लेकिन वो चेहरे कभी भूले नहीं हैं। वो दो चेहरे इनको हमेशा से याद थे। और आज जब ये स्टेशन से चिकन लेकर चले, और जैसे ही इनको एहसास हुआ कि कोई है, कुछ ऐसा एहसास जैसा इन्होंने पहले कई साल पहले किया था, जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं इनको वही जो 13 साल का छोटा लड़का था वो नजर आता है। इसलिए ये जल्दी से उस मांस को फेंकते हैं और कहते हैं कि ये ले और हमें छोड़ दे। शायद वो लड़का उसी दिन उस चिकन के पीछे, जो चिकन मुकेश ने लिया था, उसी के पीछे पीछे आ गया था। और विनोद को डर था कि शायद आज भी कहीं हमारे पीछे ना जाए। वो रात विनोद की अच्छे से नहीं गुजरी, क्योंकि रह रह के बार बार विनोद बाहर अपनी खिड़की में झांकता रहा कि कहीं वो बच्चा घर तक तो नहीं आ गया। लेकिन गनीमत थी कि बच्चा घर तक नहीं आया। और मुकेश
के साथ जो हुआ इनके साथ होने से, या यूं कहें कि होते होते रह गया। अगर ये उस चीज़ की तरफ तवज्जो ना देते और घर में ले आते तो वो लड़का भी पीछे आ जाता, और हो सकता है कि जो हाल मुकेश का हुआ इनके साथ या इनके परिवार में से किसी के साथ होता। सो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है किस्सा आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। आमतौर पे हम किसी की चाह में कुछ गलतियां कर लेते हैं। कुछ गलतियां जो होती हैं वो उनको सुधारा जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां ना रह के गुनाह बन जाती हैं। ऐसा ही हुआ अनामिका के साथ, या यूं कहें कि ऐसा ही किया अनामिका ने। अनामिका और पारस दोनों छोटे होते से ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि एक दूसरे के दोस्त हैं। शुरू से ही इनका जो घर है वो पास पास में रहा है, और ये बच्चे जब छोटे छोटे होते थे तब ये एक दूसरे के साथ खेलते थे। अब धीरे धीरे ये दोनों बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए और ये दोस्ती प्यार में बदलते गए। अनामिका और पारस दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लग पड़े। लेकिन पारस, जो कि अपने पिता से काफ़ी डरता था, वहीं दूसरी ओर अनामिका और जैसे मैंने कहा कि पारस दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे। अनामिका के पिता कोई सरकारी जॉब करते थे, उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी और अनामिका दूसरे शहर में भी शिफ्ट हो चुकी थी। लेकिन इनका प्यार कम नहीं हुआ बल्कि प्यार बढ़ा। अब दोनों के परिवारों का आपस के घर में आना जाना, दोनों बच्चों का भी एक दूसरे के घर में आना जाना रहता था। तो कभी ऐसा अनामिका और पारस को कभी ये महसूस हुआ ही नहीं कि कल को उनके रिश्ते की बात को उनके माता पिता ठुकराएंगे। लेकिन जो हकीकत होती है वो ख्याली पुलाव से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। ये जब सच्चाई का सामना होता है तो तब पता लगता है कि असल में दुनिया है क्या। पारस ने जब अपने पिता से बात की, जब पारस इस लायक हुआ कि अब उसकी शादी होने वाली है, तो जब उसने अपने पिता से बात की तो उसके पिता मानो जैसे उस पर टूट पड़े, बहुत गुस्से हुए। अब पारस के पिता क्यों गुस्से हुए? क्योंकि वही दकियानुसी सोच, जात पात, ये वो अनामिका जो थी वो उनकी जात की नहीं थी, तो इसलिए पारस के पिता किसी भी हालत में चाहते नहीं थे कि अनामिका और पारस का रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते में बदले। वो बस कहते थे कि दोस्त हो, दोस्त ही बने रहो, घर में एक दूसरे के आना जाना बना रहे, परिवारों का ऐसे ही एक दोस्ती की तरह मिलना बना रहे, इससे आगे कुछ नहीं। पारस जो अनामिका से प्यार तो बहुत करता था, जो उसके बिना रह नहीं सकता था, लेकिन वो उतना ही अपने पिताजी से भी डरता था और उनकी आज्ञा का अवहेलन कर नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर अनामिका भी पागलपन के हद तक प्यार करती थी पारस से। लेकिन पारस ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वो प्यार तो बहुत करता है, हो सकता है कि वो तुम्हारे सिवा किसी के साथ शादी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने पिता की मर्जी के उल्ट जाकर शादी कर ले। बिना शादी के वो रह लेगा, लेकिन शादी करेगा तो अपने पिता की मर्जी से। अनामिका को ये साफ हो चुका था कि जब तक उसके पिता हैं तब तक तो इनकी शादी होने से रही। फिर एक बार अनामिका कहीं किसी जगह पे जाती है, उसको उसकी सहेली मिलती है। उसकी सहेली रितिका अपने पति के साथ आई हुई थी। अब दोनों काफ़ी समय बाद मिलती हैं, बात करती हैं। तो अनामिका पूछती है, रितिका ये अमन ही है ना? तो रितिका कहती है हाँ अमन ही है, तुझे क्या हो गया, पहचान भूल गई? कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे इसलिए थोड़ी सी हैरानी हुई कि तुम्हारे माँ बाप तो इतनी शादी के अगेंस्ट थे, इंटरकास्ट मैरिज के, तुम्हारी शादी होगी ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन कैसे माने? तो रितिका इधर उधर देख के कहती है कैसे माने, नहीं मनाया क्या? तो कहती कैसे मनाया, मुझे भी बता दे भाई। पारस तो अपने घर वालों के बाहर नहीं जाएगा, मेरे घर वाले मानते तो हैं, लेकिन अब वो भी कहते हैं कि जब तक भाई लड़के के माँ बाप नहीं मानेंगे तो हमारी तरफ से भी ना ही है, हम अब रिश्ता नहीं खराब कर सकते ऐसे। अब वो जो लड़की है वो कहती है रितिका कि अब देख, मान तो गए हैं, मैंने जैसे कहा कि मनाया गया है, तो फिर से वो कहती है कि कैसे मनाया ये तो बता। रितिका कहती है कि तू ना विश्वास नहीं करेगी। तो ये अनामिका कहती है कि मैं तेरी हर बात पर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ, बहन तू बता तो सही कैसे मनाया, मैं भी ऐसे मनाऊँ और हमारे दोनों की शादी हो जाए। तो फिर
रितिका कहती है कि सीधे तरीके से नहीं मनाया, दूसरे तरीके से। अब इसको कुछ नहीं पता था, अवंतिका को कुछ नहीं पता था, अनामिका को कुछ नहीं पता था कि कैसे कैसे क्या किस तरफ बात लेके जा रही है। तो कहती है तू साफ शब्दों में बता कैसे। फिर उसका वो हाथ पकड़ के उसको साइड पे लेके जाती है और वो कहती है अरे मैंने किसी तांत्रिक की मदद ली। अब अनामिका तांत्रिक वो कैसे। अब फिर उसको सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे काला जादू किया, इनके घर वालों पर कराया, अपने घर वालों पर कराया, धीरे धीरे ये सब मान के। शुरू में तो अनामिका को ये विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, अगर ऐसे होने लग पड़े तो फिर तो सारी दुनिया में कोई भी किसी भी तरीके का मसला रहे ना। तो रितिका कहती है बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना तू समझ रही है। अब मैंने तो भाई कर लिया, तेरे सामने रिजल्ट है, तू चाहती है तो बता, मैं बाबा से बात करूं। अब अनामिका वो कहते हैं कि अंधे का चाहे दो आंखें, वही बात होगी। अनामिका कहती है भाई इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, देख ले कोई जान ले। कहती है कोई रिस्क नहीं है, पैसे लगेंगे वो देने हैं, बाबा ने अपना काम कर देना, बात खत्म। अनामिका कहती है चल ठीक है भाई, मुझे मिला। अब अनामिका उस बाबा के पास जाती है, उसको सारी बात बताती है। तो बाबा उसको कहता है कि कुछ मुझे कपड़ा चाहिए और उसके बाद मैं फिर उस पर कुछ करूँगा, तुम लेकर आओ। अब पारस और अनामिका काफ़ी क्लोज थे, तो उसके पास उसका रुमाल था पारस का। अनामिका पारस का रुमाल लेकर आती है। बाबा वो रुमाल को आग के हवाले करता है, उसकी जो राख बचती है उसको एक पुड़िया में बांधता है, कुछ मंत्र वगैरह करता है और कहता है कि ये किसी खाने में मिला के, किसी तरीके के खाने में मिला के पारस को दे दो। और उसके बाद पारस पर कुछ ऐसी चीज़ आएगी, कुछ ऐसी चीज़ छोड़ी जाएगी, मैं पहले से बता रहा हूँ, जो पारस को मजबूर करेगी अपने घर वालों को के विरोध करने पर। और उसके बाद फिर पारस की जब शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी तो ये चीज़ वापस आ जाएगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये बात जब सुनती है तो अनामिका को रिस्क तो लगता है, लेकिन अब उसके पास रास्ता यही था। तो पारस को पनीर के पकौड़े काफ़ी पसंद थे। अब अनामिका एक स्कीम बनाती है, वो अपनी माँ से बात करती है कि हमने शहर किसी काम जाना है, चलते चलते हम वहाँ पर भी होते आएंगे। उसकी माँ भी मान जाती है और ये कहती है कि वो पारस को तुम्हें पता ही है कितने अच्छे पनीर के पकौड़े लेता है, क्यों ना मैं उसके लिए पनीर के पकौड़े बना लूँ। कहती है हाँ बना लो। अब वो उसके लिए पनीर के पकौड़े बना लेती है और कुछ पैक कर लेती है, क्योंकि राख ज़्यादा थी तो बाकी ये फेंक देती है। कुछ जो सिर्फ गिने चुने होती है उसको पैक करके घर आ जाती है। अब ये दोनों माएँ जो होती हैं आपस में बात करती हैं इस बारे में भी। भाई अब हम तो भाई इस अनामिका को कह चुके हैं कि भाई अगर भाई साहब ना माने तो भाई हमारी तो ना है। वहीं दूसरी ओर जो पारस की बहन थी वो भी अनामिका को अच्छी तरह जानती है। वो एक्चुअली क्या होती है कि पारस उस दिन घर पे नहीं होता और अनामिका को पहले पता होता है कि पारस होगा, लेकिन शायद उसके पिता को पता लग जाता है और उसके पिता जानबूझकर उसको किसी काम भेज देते हैं। अब पारस को ना पाकर अनामिका थोड़ी सी मायूस तो हो जाती है। फिर वो डिबिया उसको देती है, उसकी बहन को, पारस की बहन को, और उसको कहती है कि यार प्लीज़ तुझे पता है उसे पनीर के पकौड़े कितने पसंद है तो उसको दे देना। तो बस बात होती है और ये चली जाती है। अब जब पारस का पता लगता है शाम को कि पारस को अभी कम से कम एक दिन लगेगा, शायद उसके पिता ने ज़्यादा ही दूर भेज दिया था सिर्फ इसी वजह से कि अनामिका घर आ रही है। अब रात के समय में जो उसकी बहन होती है उसको भूख लगती है। वो सोचती है कि पारस तो खाता ही रहता है, अभी एक दिन में ख़राब हो जाएंगे, क्यों ना मैं खा लूँ। अब वो उस जो भी पकौड़े थे और उस पर जो भी काला जादू हुआ था उनको खा जाती है। अब जो चीज़ पारस के साथ होनी थी वो चीज़ अब उसकी बहन के साथ होने लग पड़ी। देखते ही देखते उसकी सेहत में इतना फ़र्क आ चुका था, बहुत सुंदर देखने में। अब वो मतलब फ्लफ़ी सी थी और वो पतली हो गई। अब धीरे धीरे उसकी सेहत में फ़र्क पड़ता जा रहा था, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा होता जा रहा था। देन उसका फिर शादी जो थी अचानक से तय कर दी गई और पारस, कहने का मतलब होता है ना चट मंगनी पटव्या वाला, वो सिस्टम हो गया। उसकी शादी हुई और एक बात हुई शादी से पहले कि अभी लेट्स से कि शादी को 15 दिन बचे थे तो उसके जो होने वाले सास ससुर थे उनकी किसी हादसे में मौत हो गई। अब आप में से कई लोग जानते होंगे कि जब ऐसा कुछ होता है तो फिर आनन फानन में शादी तो करनी पड़ती है। शादी जो संयोग होता है वो रुकता नहीं है। इसलिए बड़े ही दुख
भली हालत में ये शादी की गई, वहीं दूसरी ओर पारस पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। अनामिका हैरान परेशान वो बाबा को गालियां निकाल रही थी कि मैं तो उसको मिलने नहीं जाऊंगी, पता नहीं जो उसने किया उसका असर ही नहीं कुछ हुआ। लेकिन असर हो रहा था पारस की बहन पर। धीरे 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 पारस की बहन का जो गृहस्थी थी वो भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। जो उसकी बहन का पति था वो बड़ा अच्छा था, मतलब बड़ा साऊ पर्सन था। वो अपने सास ससुर से कोई इस तरीके की बात करता नहीं था। अब उनका बच्चा हुआ और उसके बाद उसकी बहन की तबीयत पारस की ज़्यादा ख़राब रहने लग पड़ी। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत तब बढ़ गई जब एक दिन उसके सास ससुर को बात बताई लड़की के पति ने कि भाई ये मुझ पर हमला करती है, ये मुझे मारने को करती है, और जब कई बार ये बात करती है इससे 2 आवाज़ें आती हैं, मुझे कुछ और शक लग रहा है। मैंने डॉक्टर के पास भी दिखाया लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो फिर किसी सिद्ध तांत्रिक से दिखाया गया तो पता लगा कि इसके साथ एक जिन है जो किसी ने छोड़ा है, और ये जिन इस पर आशिक है और काफ़ी देर से बेचारी का शोषण कर रहा है शारीरिक। और इसीलिए जब इनके पति करीब जाने की कोशिश करते हैं तो वो हावी हो जाता है। शुरू में जब इसकी ताकत कम थी, यानी कि इसका प्रभाव कम था, तो अच्छा हुआ कि आपका बच्चा हो गया, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल पास नहीं जाने देता, जैसे वो इसको अपनी पत्नी समझता है। फिर काफ़ी ज़्यादा उस सिद्धांतरिक ने अपना काम किया और उसके बाद उस जिन को उस बेचारी लड़की से छुड़वाया। और उसके बाद फिर पता लगा कि ये जिन कैसे पीछे पड़ा, किसने लगवाया, गलती से लगवाया, जैसे मर्जी लगवाया, लेकिन पीछे तो लगवाया। अनामिका तक जब ये बात पहुंची तो पारस बहुत गुस्से हुआ और अब पारस ने भी उसके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। इसलिए कुछ भी चाहो उसको सही तरीके से पाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि गलत तरीका बनाना चाहिए। कई बार किसी पर यह तरीका जानलेवा भी साबित हो सकता है। उस बेचारी लड़की का क्या कसूर था जिसने इतना कुछ सहा, और हो सकता है कि सास ससुर की मौत भी कोई कारण हो। वहीं दूसरी ओर शायद आगे जाकर पारस के पिता मान जाते, लेकिन जब ये सब कुछ खुलासा हुआ उन दोनों परिवारों का रिश्ता भी खत्म। तो जैसा मैंने कहा कि भैया हमेशा सही कीजिए, अच्छा कीजिए, अच्छा होगा। बुरा हो भी जाएगा तो कम से कम खुद को तो तसल्ली रहेगी ना कि भाई हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। उम्मीद है आज का किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई आपको पता ही, आज मैंने 2-3 बार पहले कह दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और साथ के साथ ही फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी सपोर्ट, आप सबकी एक प्यार से ये चैनल आगे बढ़ रहा है, और एक माइलस्टोन पूरा कर लिया है 10,000 का। अब अगला माइलस्टोन है 25,000 का, फिर 50 और फिर 1 लाख। उम्मीद करता हूँ बड़ी जल्दी ही हम जल्दी ही आने वाले एपिसोड में इसके बारे में भी बात कर रहे हो। सबका धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा ही किस्सा है जहाँ पर हिमाचल के एक सुदूर गांव में कहर टूट पड़ता है एक ऐसी चुड़ैल का जिसको एक खास रंग पसंद नहीं था। जिसने भी वो रंग का कपड़ा डाला वो ही मरा। क्या जो हमारे किस्से का किरदार था उसके परिवार में भी कुछ ऐसा हुआ, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होते होते रहा? क्या उसकी ऐसी किस्मत थी कि वो बच पाया, और अगर बचा तो फिर उसने क्या बयां किया? ये सब कुछ है जो ये आपको थंबनेल नज़र आ रहा है। ये मेंबर्स ओनली है, जो मैंने अपने मेंबर्स को कमिट किया है कि मैं आपके लिए महीने में 1 या 2 वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और ये इसी का पहला भाग है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का मज़ा उठाए जो कि सिर्फ मेंबर्स ओनली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उसको क्लिक कर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। जो सब्सक्राइब के बिल्कुल पास में ज्वाइन का बटन आ रहा है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको महीने में कम से कम 2 कहानियाँ मिलेंगी जो एक्सक्लूसिव होंगी, मेंबर्स ओनली होंगी। इसके अलावा जो इसको नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो ये सिलसिला है हर रोज़ कहानियों का और पॉडकास्ट का वो तो मेन चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हटके और कहानियों को भी आप एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेंबर्स ओनली आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इसको मैंने बर्डन के तौर पर नहीं किया कि भाई
आप सबको बर्डन होगा, आप 100 रुपये खर्चेंगे, 150 खर्चेंगे, मात्र 29 रुपये। इससे मुझे नेचुरली बात है फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो मेरी कोशिश है कि फ़ायदा मैं आपके जो एंटरटेनमेंट को ज़्यादा एनहेंस करने में खर्च करूँगा। जो गियर्स हैं उन पर लगाने में, लाइक माइक की जैसे समस्या आ रही है, अब मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कईयों को समस्या है, तो मैंने महंगे माइक्स ऑलरेडी ऑर्डर किए हैं। आने वाले समय में वो भी यूज़ करेंगे कैमरास पर, और जो भी लाइटिंग वगैरह पर ये सब कुछ खर्च होगा। और आप खुद सोच सकते हैं कि 29 रुपये, जिसमें सिर्फ मुझे 17 रुपये ही मिलेंगे, बाकी गूगल खा जाएगा, यूट्यूब खा जाएगा, तो उससे क्या होता है। लेकिन जो भी होगा, जितना भी हो पाएगा वो करूँगा।